बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैडम ने मुझे कहा था कि आज सुबह जल्दी काम पर आ जाना। गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी, इसलिए मैडम पूरे स्कूल की एक बार तफसीली सफाई करवा देना चाहती थी। यूं भी छुट्टियों में गाहे बगाहे आकर मैं स्कूल की सफाई करती रहती थी, मगर इसके बावजूद भी मैडम की तसल्ली नहीं होती थी। आज जब मैं स्कूल में आई तो सिवाय चौकीदार के स्कूल में और कोई भी मौजूद नहीं था। एक एक करके मैं तमाम कमरों की सफाई कर चुकी थी और अब मैं थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठ गई थी। तभी ऊपर से मैडम आ गईं और मुझे यूं देखकर कहने लगी कि आपको मैंने यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं बुलाया था। पूरे स्कूल की सफाई कर चुकी हैं आप, जो इतने आराम से बैठ गई हैं। तब मैंने सर उठाकर मैडम की तरफ देखा और उन्हें कहने लगी कि मैं सारा काम कर चुकी हूँ। फिर मैडम ने एक तायराना निगाह पूरे स्कूल पर डाली और फिर एक एक करके तमाम कमरे चेक करने लगी। उसके बाद मैडम ने मुझे अपने कमरे में अलमारी की सफाई पर लगा दिया था। पूरा दिन मेरा इसी में गुजर गया। जब छुट्टी का वक्त हुआ तो तब मेरी कमर दर्द से टूट रही थी। मुझे इस स्कूल में नौकरी तो मिल गई थी और हर महीने अच्छी खासी माकूल तनख्वाह भी मेरे हाथ में आ जाती थी, मगर जो मुशक्कत मुझे उठाना पड़ती थी वो इतनी आसान नहीं थी। छुट्टी होने तक कमर तख्ता बन जाती थी और कभी कभी छुट्टी के बाद दोबारा से सफाई करने के बाद ही मैं घर जाती थी, ताकि अगले दिन काम की कुछ बचत हो सके। आज भी मुझे भूख शिद्दत से सता रही थी। तभी मैडम कहने लगी कि आप अभी छुट्टी नहीं कर सकती, आप नुक्कड़ वाले कमरे की सफाई कर दें, उसका ताला मैं खुलवा देती हूँ। मैडम की बात सुनकर मेरा रंग फक हो गया था, क्योंकि वो कमरा कई सालों से बंद था और उस कमरे के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थी। उस कमरे में पुरस्कार वजूद के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना था कि उन्होंने इस कमरे में साए चलते फिरते देखे हैं और कभी कभी किसी की आवाज़ें भी सुनी हैं। और ये सारी बातें इस स्कूल में काम करने वाले मुलाजमों से मैंने सुनी थी। जब भी ये सुनकर मैं घबरा गई थी। मैडम मेरे चेहरे के तासुरात को बगौर देख रही थी। वो कहने लगी कि मैं अभी स्कूल में ही मौजूद हूँ, फिक्र मत करें, जब तक आपका काम मुकम्मल नहीं हो जाता मैं भी यहीं पर हूँ। जानती हूँ कि आप जवान जहाँ लड़की हैं और आपको यूं स्कूल में अकेले छोड़कर जाना मुनासिब बात नहीं। यहाँ पर मर्द मुलाजिम भी हैं और मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास है। आप किसी बात की भी फिक्र ना करें, इस कमरे में जाकर इत्मीनान से सफाई करें। तभी मैंने मैडम से कहा कि मगर इस कमरे के बारे में तो अजीब बातें मशहूर हैं। सब लोग कहते हैं कि वहाँ पर जिन्नात रहते हैं जो लोगों को नजर भी आते हैं। मैडम ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया और कहने लगी कि ये सब फालतू की बातें हैं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। जाओ जाके उस कमरे की सफाई करो। और फिर चारों न चार मुझे मैडम की बात मानने के लिए उस कमरे में आना पड़ा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एक अजीब सी खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया था। ये खुशबू जब मेरी सांसों के जरिए से मेरे पूरे वजूद में फैल गई तो मैं हैरान परेशान रह गई कि ये कमरा तो 1 महीने से मुसलसल बंद था। 1 महीने से किसी ने इस कमरे की सफाई नहीं की थी, मगर हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। कमरे में अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। गर्मी की शिद्दत इस कमरे में दाखिल होने के साथ ही ख़त्म हो गई थी। यकदम मुझ पर नींद तारी होने लगी। मैं इस कमरे में एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई थी। इस कमरे में स्कूल बेंच और डेस्क वगैरह पड़े हुए थे और हर एक चीज़ यूं साफ सुथरी थी जैसे अभी अभी कोई इनकी डस्टिंग करके गया हो। मुझे ज़मीन पर भी मिट्टी का ज़रा तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं फिर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और यकदम ही मैं नींद की वादियों में खो गई। न जाने मुझे सोए हुए कितनी देर गुजरी थी जब अजीब सी आवाज़ पे मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। दरवाजे के बाहर से मैडम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि तुम्हें मैंने सफाई करने को बोला था, मगर तुम इस कमरे में आकर सो गई हो। कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वरना घर में मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। ये आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठी। फौरन से कमरे से बाहर निकली तो मैडम यहाँ पर मौजूद नहीं थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और जब मैडम के पास आई तो वो मुझे कहने लगी कि इतनी जल्दी तुमने सफाई कर ली। मैडम की आदत थी कि जब तक वो काम अपनी आंखों से ना देख लेती उनकी तसल्ली नहीं होती थी। वो तो ऐसे किसी पर यकीन ही नहीं करती थी। जब उन्होंने कमरे को आकर देखा तो सताइशी अंदाज में कहने लगी कि इतने कम वक्त में
तुमने तो इस कमरे की बहुत अच्छी सफाई की है। फिर वो कहने लगी कि ठीक है, अब तुम छुट्टी कर जाओ। मैंने भी इस बात पर शुक्र अदा किया और जब घर आई तो अम्मा मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उन्होंने जैसे सुख का सांस लिया। कहने लगी कि तुम्हारा मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, आज तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने उन्हें बताया कि आज मैडम ने मुझे रोक लिया था, काम बहुत ज्यादा था। और फिर जब मैं खाना खाने लगी तो सामने मूंग की दाल पकी हुई थी, जिसको देखकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी कि महीने का आखिर चल रहा है और ऐसे में मेरे पास पकाने के लिए यही था। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अम्मा को कहने लगी कि पूरा महीना मैं इस कदर मेहनत करती हूँ, जान तोड़कर काम करती हूँ, मगर इसके बावजूद भी हम लोगों को अच्छा खाना नसीब नहीं होता। अम्मा कहने लगी कि अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तुम्हारी सौतेली माँ के हाथ पे भी तो मुझे कुछ ना कुछ रकम रखनी पड़ती है, और इस बार तो तुम्हारा छोटा भाई बीमार हो गया था, जिसके इलाज के लिए उसे ज्यादा पैसे दरकार थे। अब जाकर जरा अपने छोटे भाई को देख लेना, वरना वो फिर से शिकायत करेगी कि तुम अपने छोटे बहन भाइयों की परवाह नहीं करती और ना ही उन्हें बीमारी में पूछती हो। अम्मा की बात सुनकर मुझे नागवारी का एहसास हुआ था। मुझे सौतेली माँ का रवैया याद आने लगा था, जो इसका कुछ साल पहले तक हमारे साथ था। अब्बा की जिंदगी में तो वो हमें किसी काबिल नहीं समझती थी, मगर अब जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था तो वो सुबह और शाम अम्मा के पास चक्कर लगाती। ऐसे लगता था जैसे अम्मा से ज्यादा उसका कोई खैर ख्वाह ना हो। उस वक्त तो मैं गर्मी से थकी हारी आई थी, जब ही कमरे में जाते ही सो गई। मगर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लाइट चली गई और कमरा यूं आग बरसाने लगा जैसे गोया मैं किसी रेगिस्तान में आ गई हूँ। एक तो मुझे जोरों की नींद आ रही थी, ऊपर से इस गर्मी की शिद्दत में मैं सो भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखों से बेबसी से आंसू बहने लगे कि हम गरीबों की भी क्या जिंदगी है, जब हमें नींद हो तो अपनी मर्जी से सो तक नहीं सकते। तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मुझे अपने हाथ से पंखा चला रहा हो। नींद की शिद्दत की वजह से आंखें खोलना मेरे लिए मुहाल था, मगर मुझे वाज़े महसूस हो रहा था कि कोई मुझे हाथ से पंखा चला रहा था। इसकी ठंडी ठंडी हवा से मेरा जहन तारीकियों में डूबने लगा था। मेरे होंठों पर यह सोचकर मुस्कुराहट आ गई कि अम्मा मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, अम्मा को मेरा कितना ख्याल है। तभी गर्मी का ख्याल करके अम्मा मुझे पंखा जला रही हैं। ये सब सोचते सोचते बिलाखिर मैं नींद की वादियों में खो गई थी। अम्मा के उठाने पर ही मेरी आंख खुली तो वो कहने लगी कि क्या हो गया है राबिया, कितनी देर से तुम सो रही हो? 2 घंटे हो गए हैं, बिजली मुसलसल बंद है, मेरे लिए तो बैठना तक मुहाल हो रहा है और ऐसे में तुम बेखबर सो रही हो। अम्मा को मैं कहने लगी कि गर्मी की वजह से मेरी भी आंख खुल गई थी, लेकिन अगर आप मुझे दस्ती पंखा ना चलाती तो मैं कभी सो ना पाती। अम्मा हैरत के मारे मुझे देखने लगी और कहने लगी कि मुझे तो बाजू में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे लिए तो पंखा जलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मेरा तो अपना गर्मी से बुरा हाल है, मैं तुम्हें कैसे जलाती? अम्मा की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर आपने मुझे पंखा नहीं जलाया तो यहाँ पर कौन था? अम्मा कहने लगी, तुम्हारी तो गर्मी से मत मारी गई है, जल्दी से उठो, मुंह हाथ धो लो, तुम्हारी सौतेली माँ की तरफ चलते हैं, अशर का हाल चाल पूछ लेना, पता नहीं बच्चे की तबीयत कैसी होगी। अम्मा के दिल में न जाने क्यों मेरे सौतेले बहन भाइयों के लिए इस कदर मोहब्बत उमड़ रही थी। चारों नाचार मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा था, मगर मुसलसल मेरा जहन इसी चीज में ही उलझा था कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। जब हम लोग वहां पर गए तो उस वक्त अशर और सना दोनों कमरे में अकेले थे। मेरी सौतेली माँ, जिन्हें मैं साजदा आंटी कहती थी, वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही थी। अब जब उनके बारे में मैंने अशर और सना से पूछा तो वो कदरे गड़बड़ा गई और सना कहने लगी, वो अम्मी अपने कमरे में है, इन्हें मैं अभी बुला कर लाती हूँ। सना का घबराया हुआ अंदाज देखकर मैं चौंक उठी थी और अम्मी को सवालिया अंदाज से देखने लगी कि सना हमें देखकर इतना घबरा क्यों गई है। अम्मी ने मुझे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया। तभी वो अशर के साथ बातों में मसरूफ हो गई। मैं अभी दरवाजे से बाहर ही देख रही थी, तभी नजर आने वाला मंजर मुझे हैरान कर गया था। वो शख्स मैंने साजदा आंटी के कमरे से निकलते हुए देखा था और वो तेजी से बैरूनी दरवाजा पार करके चला गया था।
साजदा आंटी कमरे में दाखिल हुई तो खासी शर्मिंदा थी। वो जान गई थी कि मैंने इस आदमी को निकलते हुए देख लिया है। तभी वो खुद ही बातों बातों में सफाई देने लगी कि ये उनका दूर पार का रिश्तेदार है। अशर के बारे में पता चला तो इसे देखने के लिए यहाँ पर आ गया। मगर मैं सोचकर हैरान हो रही थी कि अगर वो अशर को देखने के लिए आए थे तो उन्हें साजदा आंटी के साथ उनके कमरे में बैठने की क्या ज़रूरत थी, जबकि साजदा आंटी ने इस वक्त नया सूट पहन रखा था और उनके चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप भी था। वो अच्छी खासी खूबसूरत भी लग रही थी और अपनी उम्र से हमेशा की तरह खासी कम भी नजर आ रही थी। अम्मी ने जो उनके बारे में नक्शा खींचा था वो इस नक्शे पर पूरी नहीं उतरती थी। मैं कितने दिनों के बाद यहाँ पर आई थी और कितने वक्त के बाद उन्हें देख रही थी और वो हमेशा की तरह नक सक से तैयार थी, जबकि अम्मी तो हर वक्त उनकी मजबूरियों का रोना रोती रहती और मैं समझती कि न जाने वो किस कदर लाचार और मजबूर हैं, जो छोटी छोटी बात के लिए अम्मी के आगे हाथ फैलाती है। मगर उनका अंदाज तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। अम्मी को मैंने जताती हुई नजरों से देखा और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग घर आ गए। जब हम लोग घर से बाहर निकल कर आए तो दरवाजे के सामने मैंने एक छोटी सी सफेद रंग की बिल्ली को देखा था। वो बिल्ली तकलीफ से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव में कांटा चुभ गया हो। मैंने बिल्ली को देखा तो मुझे उस पर बहुत तरस आ गया था। मैं उसे उठाकर घर के अंदर ले गई और एक प्याली में उसे दूध डाल कर दिया तो वो खटाखट सारा दूध पी गई थी। मुझे बचपन से ही बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती थीं और ये बिल्ली तो थी भी बहुत प्यारी, बिल्कुल रुई की तरह नर्म, मुलायम और सफ़ेद सी। तभी अम्मी को मैंने कहा कि आज से ये बिल्ली हमारे साथ इसी घर में रहेगी, आपने इसे घर से बाहर नहीं निकालना। अम्मी को हमेशा बिल्लियों से उलझन होती थी और इस बिल्ली को देखकर भी वो नाक मुंह चढ़ाने लगी। मुझे कहने लगी कि तुम क्या गंद उठाकर घर में ले आई हो, इसको बाहर फेंक दो। मगर मैंने अम्मी की सुनी अनसुनी करती थी और उन दिनों मुझे स्कूल से छुट्टियां थीं और मैं फरागत के दिन गुजार रही थी। एक हफ्ता गुजर गया था, तभी मैडम की कॉल आ गई। वो मुझे कहने लगी कि स्कूल में आकर सफाई कर जाओ। एक ये मेरे लिए मुसीबत आन खड़ी हुई थी। मैडम और बाकी तमाम टीचर्स हफ्ते में एक दिन मीटिंग करने के लिए स्कूल में जाते थे और उस दिन फिर मेरे लिए मुसीबत आ जाती थी। सुबह सुबह ही मैं स्कूल के लिए निकल खड़ी होती। गर्मियों का मौसम था और स्कूल घर से ज्यादा फासले पर नहीं था। मैं पैदल ही स्कूल में आती जाती थी। इस तरह से मैं किराए की भी बचत कर लिया करती थी। धूप से बचने के लिए मैं कदरे जल्दी उठकर स्कूल में चली गई तो स्कूल में सिवाय चौकीदार और माली के कोई भी नहीं था। अब जब मैं स्कूल में दाखिल हुई तो माली मुझे नजरों से देखने लगा। उसकी नजरों से खाइफ होकर मैं कमरे में जाकर अपना काम करने लगी थी। फिर बाहर सहन में दरख्त के नीचे बैठकर मैडम और बाकी टीचर्स का इंतजार करने लगी। माली मेरे पास आकर कहने लगा कि मैडम स्कूल में आ गई हैं और वो पिछले कमरे में मौजूद हैं, आपको वो वहीं पर बुला रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंकी। भला मैडम को मुझे उस कमरे में बुलाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो जब भी आती थी अपने ऑफिस में ही मौजूद होती थी। मुझे सोचता हुआ पाकर वो कहने लगा कि मैडम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इसी वक्त अगर आप उनकी बात सुनने के लिए नहीं गई तो उनका गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। ये सुनकर मैं कदरे घबरा गई थी, क्योंकि जब मैडम को गुस्सा आता था तो सब लोग ही उनके गुस्से से खाइफ हो जाते थे। फिर जब मैं पुराने कमरे में आई तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं वापस पलटने ही लगी थी जब मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई थी। अब जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे माली खड़ा था। वो आंखों में अजीब से तासुरात लिए मुझे देख रहा था। एक एक कदम उठाता हुआ वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके इरादे उसकी आंखों से नजर आ रहे थे। मेरे मुंह से घबराई हुई आवाज़ निकली। मैं उससे कहने लगी कि ये सब क्या है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए। फौरन यहाँ से बाहर निकलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो। अगर मैडम आ गई तो जानते हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। ये सुनकर वो खबासत से हंस पड़ा और कहने लगा कि थोड़ी देर पहले ही मैडम की कॉल आई है और उन्होंने बताया है कि उन्हें आने में तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अगर 1 घंटा मजीद मैडम नहीं आती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई और उससे कहने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
मगर वो जैसे कुछ सुनने पर तैयार ही नहीं था। तभी वो मेरे पास आने लगा। जैसे ही उसके हाथ मेरी तरफ बढ़े तो उसी वक्त शेल्फ में पड़ी हुई किताबें एक एक करके जमीन पर गिरने लगी थीं। ये देखकर हम दोनों हैरान रह गए कि अपने आप ये किताब जमीन पर कैसे गिरने लगी। मगर फिर उसने इस चीज को नजरअंदाज किया और दोबारा से मेरी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि उसके नापाक हाथ मुझे छूते, एकदम जमीन जोर जोर से हिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शदीद जलजला आ गया था। जमीन बुरी तरह से हिलने लगी थी और दीवारें यूं हिल रही थीं जिसे देखकर मुझे डर लगने लगा था। यूं महसूस होने लगा था कि ये छत अभी हमारे ऊपर आकर गिर जाएगी। मैंने बमुश्किल जमीन पर कदम जमाए थे जबकि वो नीचे गिर गया था और एक एक करके तमाम डेस्क उसके ऊपर गिरने लगे थे और वो पूरी तरह से चिल्लाने लगा था। डेस्क गिरने से शायद उसे चोट लगी थी, मगर ये वक्त उससे हमदर्दी दिखाने का नहीं था। वो जो कुछ मेरे साथ करने जा रहा था वो बहुत खतरनाक था। इससे मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मैंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और बमुश्किल भागते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। मगर जब मैं बाहर आई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि बाहर ज़मीन बिल्कुल साकित और जामिद थी। ऐसे लग रहा था जैसे जलजला सिर्फ उसी कमरे में आया था। अब मैं घबराए हुए अंदाज में जब स्कूल के दरवाजे के पास पहुंची तो चौकीदार भी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने मुझे यूं हवास बाख्ता देखा तो हैरान रह गया। अब उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? मगर अब मुझे किसी पर भी एतबार नहीं रहा था। वो माली जिसे मैं अपना भाई कहती थी, अगर वो मुझ पर बुरी नीयत रख सकता था, अगर वो मेरे साथ गलत करने का इरादा कर सकता था, तो ये चौकीदार फिर क्या चीज़ था? ये भी यकीनन ऐसा ही शख्स था और मुझे इन लोगों पर एतबार नहीं करना था। मैं सोच रही थी कि आज जब मैडम आ जाती तो मुझे उन्हें सारी बात बतानी थी। हैरत मुझे इस बात पर थी कि ज़िलज़िले के बारे में चौकीदार को क्यों पता नहीं चला और वो ज़िलज़िला सिर्फ उसी कमरे में क्यों आया था। मैं हैरान परेशान सी रह गई कि किसी और शख्स से मैं ज़िलज़िले के बारे में जान सकूं। मगर जब मैडम और बाकी टीचर्स भी आईं तो उन सब लोगों ने भी ज़िलज़िले के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। 2-3 घंटे तक वो लोग ऑफिस में बैठे रहे और मैं भी उनके ऑफिस के बाहर ही मौजूद थी। उनकी मौजूदगी से मुझे ढारस बंधी थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उनकी मौजूदगी में मुझे कोई गलत नज़र से नहीं देख सकता। और अब जब मेरी माली पर नज़र पड़ी तो वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नजर आ रही थी। आंखें बाहर को उबली हुई थीं। मैं मैडम को आज होने वाले हादसे के बारे में बताना चाहती थी। अगर मैं आज मैडम को ये बात ना बताती तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। कल को मुझे इससे ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ सकता था और ये भी हो सकता था कि वो माली उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा दे, वो मुझे बुरा भला कहने लगे। इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर जब एक एक करके तमाम टीचर्स ऑफिस से निकलने लगी तो मैडम को मैंने रोक लिया और उन्हें कहने लगी कि आपसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं टीचर्स की मौजूदगी में ये बात नहीं कर सकती। अपना मज़ीद तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। मैडम ने जब मेरे चेहरे पर छाई संजीदगी देखी तो वो परेशान हो गई कि न जाने मैं उनसे क्या बात करना चाह रही हूँ। फिर जब उन्हें मैंने वो बात बताई तो वो हैरत से मुँह खोले मुझे देखती रह गई। मैं यहाँ पर कितने सालों से काम कर रही थी। मैडम भी जानती थी कि मैं झूठ नहीं बोलती और मेरा किरदार कैसा था, मैं किस किस्म की लड़की थी, इस बारे में भी मैडम को अच्छे से अंदाज़ा था। तभी उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। उन्होंने माली को अपने कमरे में तलब किया। वो लंगड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर भी चोटों के और जख्मों के निशान थे। बाकी जिस्म पर भी खराशें थीं और लिबास भी जगह जगह से फटा था। मैडम ने बगौर उसका हुलिया मुलाहिजा किया और फिर उससे कहने लगी कि आज ये तुमने क्या हरकत की है। आज तुमने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। तुम जानते हो कि तुम कितनी संगीन गलती करने जा रही थी। माली कहने लगा, मगर उसने भी मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। इसमें अचानक से इतनी ताकत आ गई थी कि ये मुझे उठा उठाकर ज़मीन पर पटकने लगी थी। मुझे इसने बुरी तरह से जख्मी किया है। उसका जगह जगह से फटा हुआ लिबास और जिस्म पर पड़ी हुई खराशें इस बात की गवाही दे रही थीं कि उसे वाकई किसी ने बुरी तरह से मारा था, मगर उसे मारने वाली मैं नहीं थी। जैसे ही ज़लज़ला आया था मैं तो कमरे से बाहर आ गई थी। तो फिर माली को किसने मारा था? मुझे इस बात पर पहले से शक तो था कि वो कमरा पुरस्रार है, इसमें असरार पाए जाते हैं, मगर अब मुझे यकीन हो गया था कि ये बात गलत नहीं थी।
یہ بات بالکل سچ تھی کہ یقیناً اس کمرے میں اسرار تھے، تبھی تو مجھے ایسا احساس ہوا تھا۔ مگر وہ کون تھا جس نے مجھے اس مالی سے بچایا تھا اور پھر میرے روپ میں آ کر اس کی پٹائی کی تھی؟ وہ جو بھی تھا اس نے تو میرے ساتھ نیکی کی تھی، میری جان اور عزت بچائی تھی، میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ میڈم کہنے لگیں کہ جو ہوا سو ہوا، آج یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو یہیں پر ختم کر دو۔ آج کے بعد مجھے ایسی شکایت دوبارہ نہیں ملنی چاہیے، اور آج کے بعد تم نے رابعہ تو کیا کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، ورنہ میں تمہاری شکایت اوپر تک پہنچا دوں گی، تمہاری نوکری جا سکتی ہے۔ یہ سن کر مالی خوفزدہ ہو گیا، کہنے لگا کہ میں غریب شخص ہوں، اگر مجھ سے یہ نوکری چھن گئی تو میں کیا کروں گا؟ میرے بیوی بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تو بھوک سے مر جائیں گے۔ میڈم کہنے لگی کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے جانے کے بعد میڈم مجھے کہنے لگی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، لڑکیوں کو تمہارے ہی جیسا ہونا چاہیے، بہادر اور حوصلہ مند، تاکہ کوئی بھی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ مگر میں چاہ کر بھی میڈم کو یہ بات نہیں بتا سکی کہ آج جو کچھ ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس پراسرار مخلوق کا کارنامہ ہے جو اس کمرے میں رہتی ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ میڈم یہ سن کر مجھ پر غصہ کریں گی، وہ پھر سے مجھے لیکچر دیں گی کہ یہ جنات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس کمرے میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، محض یہ افواہیں ہیں۔ اس لیے میں کچھ بھی کہے بغیر اپنے گھر آ گئی تھی۔ آج پھر اماں نے میرے سامنے سوتیلی ماں کا رونا شروع کر دیا کہ آج تو ان کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، میں سالن بنا کر آدھا ان کے گھر میں دے کر آئی ہوں۔ آج اماں نے کتنے دنوں کے بعد میری فرمائش پر مرغے کا سالن بنایا تھا، مگر شاید یہ بات سوتیلی ماں کو معلوم ہو گئی تھی، تبھی وہ مجبوری کا رونا رو کر یہاں پر آ گئی تھی۔ مجھے اس عورت کی عادتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ جب میں اس کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تو اماں مجھ پر غصہ کرتی اور کہتی کہ مجبوری تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، خدا ایسے حالات کبھی کسی پر نہ لے کر آئے، تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی انسان شوق سے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تم کیا جانو کہ دل میں کتنی شرمندہ ہوتی ہوگی۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو جاتی تھی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ وہ عورت شرمندہ ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ عورت جس نے میرے اور اماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، ساری زندگی ہمارے باپ کو ہم سے دور رکھا، اور اب وہ عورت کیسے میٹھی بن گئی تھی۔ میری اماں بھولی اور سیدھی سادی تھی جو اس کی باتوں میں آ گئی تھی، مگر میں آج تک اس کی چالاکیاں نہیں بھول پائی تھی۔ اس وقت میں 10 سال کی تھی جب اماں ابا کے ساتھ خوش باش اس گھر میں رہتے تھے۔ اماں ابا دونوں بہت محبت سے رہتے تھے۔ ابا اماں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے اور ان کی ہر فرمائش بھی پوری کرتے، اور ان کے لیے روز کوئی نہ کوئی تحفہ بھی لے کر آتے تھے۔ اماں یہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھیں، اور میں بھی انہیں خوش دیکھ کر خود بھی سرشار اور مطمئن تھی۔ مگر پھر ہماری خوشیوں بھری زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ سب بدلنے لگا، اماں ابا کی محبت بھی کم پڑنے لگی۔ اماں کی محبت تو پہلے جیسے ہی تھی، مگر ابا کی محبت نہ جانے کیسے بٹ گئی تھی۔ پہل تو اماں سوچتی رہ گئی کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب ابا سے ان کے بدلتے رویے کی شکایت کرتی تو کبھی ابا تھکن کا بہانہ کر دیتے، کبھی مصروفیت کا، کبھی کسی پریشانی کا تذکرہ کر دیتے تو کبھی کسی اور چیز کا، اور پھر اماں کی طرف سے کروٹ بدل کر سو جاتے، اور ہمیشہ کی طرح اماں ان کی باتوں پر یقین کر لیتی کہ میرے شوہر محنت کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور انہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر دن بدن ابا کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ پہلے ان کے رویے سے محبت رخصت ہوئی، پھر اس کی جگہ بیگانگی آنے لگی، اور اب بیگانگی کے ساتھ ساتھ بے رخی نے بھی جیسے مستقل ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ابا ہم دونوں سے غافل ہونے لگے۔ اماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ سمجھ تو میں بھی نہیں پا رہی تھی کہ میرے اتنے شفیق اور مہربان ابا اچانک سے مجھ سے اتنا بیزار کیوں رہنے لگے۔ جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھتی، ہمیشہ کی طرح ان سے فرمائش کرتی تو وہ مجھے جھڑک دیتے اور کہتے کہ میں تھک گیا ہوں، آتے ہی تم ماں بیٹیاں میرے سر پر سوار ہو جاتی ہو۔ اور پھر ابا نے انکشاف کیا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں تو حیران پریشان رہ گئی کہ آخر ابا کو دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اماں اس سے بہت محبت بھی کرتی تھی،
अम्मा बहुत खूबसूरत थी और अल्लाह ने उन्हें मुझ जैसी बेटी से भी नवाजा था। ऐसे में वो दूसरी शादी क्यों कर रहे थे? तब अब्बा कहने लगे कि मुझे बेटे की ख्वाहिश है और तुम जानती हो कि राबिया की पैदाइश के दौरान कुछ पेचीदगियों की वजह से डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तुम अब माँ नहीं बन सकती और मैं तुम्हारी वजह से अपनी ख्वाहिश को दिल में नहीं मार सकता। हालांकि इससे पहले इस ख्वाहिश का कभी इजहार नहीं किया था। हमेशा उन्होंने कहा था कि मेरे लिए मेरी बेटी काफ़ी है, मुझे मज़ीद की ख्वाहिश नहीं है। मगर अब शायद उनका दिल बदल गया था, उनकी नज़र में कोई और समा गया था और फिर अम्मा की आहें, रोना, इल्तिजाएं, कुछ भी किसी काम नहीं आया। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और इसी घर में दरमियान में दीवार देकर अलहदा पोर्शन बनाकर मेरी सौतेली माँ को वो पोर्शन रहने के लिए दे दिया और ख़ुद वो कभी कभार ही हमारे पोर्शन का चक्कर लगाते। आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे भूल ही गए कि मैं और अम्मा भी उन्हीं की जिम्मेदारी हैं। अब वो हमारी ज़रूरियात पूरी करने से भी कतराने लगे थे। अम्मा उनके सामने अपनी ज़रूरियात के बारे में सवाल करते हुए हिचकिचाने लगी थी। सारी ज़िंदगी शौहर के बगैर कहे उनकी हर बात को पूरा किया था और अब जब शौहर से मांगने की नौबत आई तो वो शर्मिंदा होकर रह गई और फिर खुद ही घर में सिलाई कढ़ाई और कैटरिंग का काम भी करने लगी थी, जिससे हमारा गुजारा अच्छा खासा होने लगा था। एफए तक मैंने तालीम हासिल की थी और अब्बा ने एक बार भी पलटकर हमारी खैर खबर नहीं ली थी। हालांकि चंद ही कदमों का फासला था, मगर जब दिलों में फासले आ जाएं तो नज़दीकियां भी कोई माने नहीं रखती। सौतेली माँ से उन्हें एक बेटी और एक बेटा अल्लाह ने अता किए थे और वो इस बात पर बहुत खुश थे। और फिर एक दिन वो काम से घर वापस आ रहे थे जब हादसे में उनकी मौत हो गई। अब्बा जो भी थे, जैसे भी थे, उनका साया हमारे सर पर सलामत था, तो कोई हमारी तरफ मैली आंख उठाकर भी देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मगर अब्बा के बाद जैसे हम दोनों माँ बेटियां बेसाहिबान हो गई थीं, हमें लोगों से डर लगने लगा था। ऐसे में मेरी माँ ही थी जिन्होंने मुझे हौसला दिया। मुझे कहने लगी कि ज़माने की निगाहों में निगाहें डालकर जीना सीखो, वरना ये लोग तुम्हें सालिम निकल जाएंगे, तुम्हें जिंदा तरगोर कर देंगे। अम्मा की बात भी सही थी और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। मेरी एफए तक तालीम थी। इस वाजबी तालीम में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम था। उन्हीं दिनों जब करीबी सरकारी स्कूल में भर्तियां शुरू हुई तो मैंने भी क्लास 4 में अप्लाई कर दिया था और फिर मुझे ये नौकरी मिल गई थी। गवर्नमेंट की नौकरी थी और तनख्वाह भी अच्छी थी। इसकी वजह से मैं बहुत खुश थी। तभी एक दिन अम्मा कहने लगी कि तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर का कर देना चाहती हूँ। मगर मैंने अम्मा को साफ इनकार कर दिया कि अभी मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती और आप भी अभी इस बारे में नाम मत लें। मगर उन्हीं दिनों सौतेली माँ ने भी हमारे घर में आना जाना शुरू कर दिया। तब एक दिन अम्मा मुझे कहने लगी कि इसके दोनों बच्चे छोटे हैं, इनकी तालीम का खर्चा, घर का खर्चा, वो बेवा औरत क्या करे। अम्मा की बात सुनकर मैंने हैरत से उन्हें देखा और कहने लगी कि आप भी तो बेवा हैं और सिर्फ उनके शौहर इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए बल्कि आपके भी शौहर थे वो। अम्मा कहने लगी मेरी बात और है, तुम नौकरी कर रही हो और अल्लाह हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, मगर वो अकेली है, उसके पास तो कोई हुनर भी नहीं, तालीम भी नहीं है। ऐसे में वो क्या करे, किसके आगे हाथ फैलाए। तुम थोड़े बहुत पैसे उसे दे दिया करो। मगर मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। मुझे बार बार उसका वो बुरा रवैया याद आ जाता था। अब्बा की मौजूदगी में वो जिस तरह से अब्बा पर कब्जा किए हुए थी और ना उन्हें हमारी तरफ आने देती थी, ना हमसे बात करने देती थी। मैं तो बाप की शक्ल देखने के लिए, उससे बात करने के लिए तरस गई थी। मगर सौतेली माँ के डर की वजह से, उसकी नाराज़गी के ख्याल से अब्बा ने हम दोनों माँ बेटी को जैसे भुला दिया था। मगर अब जब उसे मतलब पड़ा तो वो खुद ही बार बार यहाँ पर आने लगी और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मगर अम्मा के सामने इस बात का जिक्र करने का मतलब था कि अम्मा के गुस्से को हवा देना। जाने क्यों वो इतनी साफ दिल की थीं कि हर किसी की हर गलती को वो आसानी से भुला दिया करती थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। सामने ही बिस्तर पर मेरी बिल्ली बैठी थी। उसे मैंने एक बर्तन में दूध डाल कर दिया और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई तो वो बिल्ली भी छलांग लगाकर मेरे पास आ गई थी। मैं अपने मासी के बारे में सोचते सोचते रोने लगी थी। वो अपने हाथों से मेरे आंसू पूंछने लगी। ये देखकर मैं हैरान परेशान रह गई कि ये बिल्ली तो एक जानवर है, मगर मेरे चंद दिनों के लाड प्यार ने इसके दिल में मेरे लिए किस कदर मोहब्बत पैदा कर दी है।
کہ میری تکلیف اور میرے آنسو اس سے دیکھے نہیں جا رہے۔ میں نے اسے خود کے ساتھ بھینچ لیا تھا اور پھر اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اب مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی تھی میرے کان میں، جیسے کسی نے سرگوشی کی کہ تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تم رویا مت کرو، بلکہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم لاکھوں لوگوں سے بہت بہتر زندگی گزار رہی ہو۔ یہ آواز سن کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آس پاس نظریں گھما کر دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی میں سوچنے لگی کہ یہ میرا وہم تو نہیں ہو سکتا، یہ آواز میں نے جاگتے ہوئے سنی تھی اور اس آواز کو میں اپنا خواب خیال سمجھ کر بھی نہیں جھٹک سکتی تھی۔ میرا ذہن پھر سے اس کمرے کی طرف چلا گیا۔ آج جو واقعہ ہوا تھا، اگر امی کو میں بتا دیتی تو وہ سن کر پریشان ہو جاتی اور دوبارہ میں جب تک اپنے اسکول میں رہتی وہ میرے بارے میں سوچ سوچ کر ہولتی رہتی۔ یہ سوچ کر میں نے امی کو کسی بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر سے میڈم کی کال آئی تو مجھے پھر سے اسکول میں صفائی کرنے کے لیے جانا پڑا تھا، مگر اس بار میں نے اسکول میں جلدی جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ جب میڈم آ گئی تو ان کے جانے کے بعد ہی میں اسکول میں آئی تھی اور وہ بھی اس چیز کا مقصد اچھے سے سمجھتی تھیں، تبھی انہوں نے بھی مجھ سے اس بارے میں باز پرس نہیں کی۔ اور پھر میں صفائی کا کام کر کے واپس جانے لگی تو میڈم کہنے لگی کہ چوکیدار سے کہہ کر اس کمرے کے تمام بینچ اور کتابیں باہر دوسرے کمرے میں رکھوا دو، کیونکہ اس کمرے کو ہم لوگ لائبریری بنانا چاہتے ہیں۔ میڈم کی بات سن کر میں نے چوکیدار کو ان کا پیغام دیا اور پھر اس کی مدد کروانے کے خیال سے جب میں اس کمرے میں کتابیں اٹھانے کے لیے آئی تو آج پھر ایک محصور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا اور میں گہرے سانس لے کر اس خوشبو کو جیسے اپنے وجود میں اتارنے لگی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کر رہی تھی جب چوکیدار کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے آپ کی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، جو آپ یوں آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لے رہی ہیں۔ میں کھل کر ہنس پڑی اور اس سے کہنے لگی کہ میں اس خوشبو کو اپنے وجود میں اتار رہی ہوں، یہ خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ سن کر چوکیدار حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو کسی قسم کی خوشبو کا احساس نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر تو عجیب سی بسان محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سیلن سطح دیواروں کی بو ہے اور اس بو سے تو میرا ہمیشہ جی متلاتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اس کے ساتھ کام کروانے لگی تھی۔ آج کا پورا دن مصروف گزرا تھا اور پھر جب گھر آئی تو گھر آتے ہی میں سو گئی تھی۔ شام کو جب میں اٹھی تو مجھے اپنی مانو بلی کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں سے جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اماں کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ کہاں پہ ہے، یہیں کہیں پہ گند ڈال رہی ہوگی، تم نے بھی اس گندے جانور کو گھر میں رکھ لیا ہے، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اسے گھر سے نکالو مگر تم سنتی کہاں ہو۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اماں کو کہنے لگی کہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے بلیاں رکھنا بہت پسند ہے اور یہ تو اتنی پیاری اتنی معصوم سی ہے، چند دنوں میں ہی ہم لوگوں سے کتنی مانوس ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ سن کر امی ناک بھون چڑھانے لگی اور میں پھر اپنے پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگی مگر وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب میں اسے ڈھونڈتے ہوئے گھر سے باہر نکلی تو باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ سب بہت شرارتی بچے تھے۔ انہیں کھیلتے دیکھ کر میں ان کے پاس آ گئی۔ انہیں کہنے لگی کہ تم لوگوں نے میری بلی کو یہاں پر کہیں دیکھا ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ ہاں، وہ قبرستان کی طرف گئی ہے، وہاں پر ایک بچہ اس کو اٹھا کر لے کر گیا تھا۔ بچوں کی بات سن کر مجھے اس قدر غصہ آیا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس اندیکھے بچے کی گردن مروڑ دوں جو میری بلی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ بچے کی نشاندہی کروانے کی میں نے بہت کوشش کی مگر وہ بچے کہنے لگے کہ ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے کہ وہ کون تھا، مگر ہم نے اسے وہاں پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں پھر اسی راستے پر چل پڑی تھی۔ پھر اماں مجھے آوازیں دیتی رہ گئیں کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اماں کی بات سنی انسنی کر دی۔ انہیں کہنے لگی کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی اور پھر کافی دیر تک میں یہاں سے وہاں دیکھتی رہی مگر وہ بلی مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی کہ وہ کہاں پر چلی گئی۔ چند دنوں میں ہی میں اس کے ساتھ اس قدر مانوس ہو گئی تھی جیسے وہ برسوں سے میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ اب جب گھر آئی تو میری روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ کسی بے زبان جانور کے ساتھ اس طرح سے بھی اپنے دل کو نہیں لگانا چاہیے کہ اس کے بغیر رہنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ تبھی میں تمہیں اسے رکھنے سے منع کرتی تھی مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ کتنے ہی دن گزرتے چلے گئے، اس کے بعد میں نے وہ بلی دوبارہ نہیں دیکھی تھی
और फिर अब स्कूल में भी टीचर्स की मीटिंग हफ्ते के बजाय महीने में एक बार होने लगी थी और मैं अब महीने में एक बार ही सफाई करने के लिए स्कूल में जाने लगी थी। फिर एक दिन अम्मा ने मुझे बताया कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है और अम्मा वहाँ पर मेरी शादी करना चाहती हैं। वो शख्स दुबई में रहता है और शादी के बाद अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। ये सुनते ही मैं सख्त गुस्से में आ गई। अम्मा को कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप जानती हैं कि मैं आपके बगैर कभी नहीं रही। आपको छोड़कर मैं दूसरे शहर में नहीं जाना चाहती और आप मुझे दूसरे मुल्क भेजने की बातें कर रही हैं। अम्मी कहने लगी, बेवकूफ़ मत बनो, ऐसे अच्छे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम्हारी किस्मत मेहरबान हो गई है जो वो शख्स तुम्हें अपना रहा है। मगर मुझे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा था। मैं शादी करके इतने दूर जाने के लिए तैयार नहीं थी। मगर अम्मा ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी गैर रजामंदी के बावजूद भी उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ करती थी। मुझे उस दिन ये बात मालूम हुई जिस दिन वो बात पक्की करने के लिए यहाँ पर आ रही थी। अब मैं लाख एहतजाज भी करती मगर इस बात का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी सास जाते हुए मुझे मंगनी की अंगूठी पहना कर गई थी। तब मैंने रो रो कर अम्मा को कहा कि आपको ये फैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। अम्मा कहने लगी कि ये फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुम्हारी अच्छी खासी उम्र हो गई है और तुम्हारे साथ की लड़कियों की तो शादी भी हो चुकी है और उनके दो बच्चे भी हैं, और मैं तुम्हें कब तक अपने घर में बिठा कर रखूंगी। बात तो माँ की भी ठीक थी, इसलिए मैं खामोशी से लब सीख कर रह गई। और फिर एक दिन सौतेली माँ अम्मा के पास सर झुकाए हुए आई और शर्माते हुए कहने लगी कि वो दूसरी शादी कर रही हैं। उनकी बात सुनकर जहाँ पर अम्मा हैरान परेशान रह गई थी, वहाँ पर मैं भी जूं की तूं रह गई। सौतेली माँ से इस फैसले की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मगर वो शर्माते हुए कहने लगी कि वो अपने किसी कज़न के साथ निकाह कर रही है जो अक्सर यहाँ पर आता जाता रहता है। ये वही कज़न था जिसे मैंने उनके घर में देखा था, और तभी मुझे शक पड़ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मगर जब अम्मा को ये बात बताई थी तो अम्मा ने उल्टा मुझे ही डांटा था, और अब सौतेली माँ बता रही थी कि वो इसी के साथ शादी करने जा रही है। अम्मा ने तो इस मामले पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था, मगर दिल ही दिल में वो भी सोचने पर मजबूर हो गई कि उनके दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे और इस उम्र में दूसरा ब्याह रचाने की आखिर उन्हें क्या ज़रूरत थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी सौतेली माँ शादी करके यहाँ से चली गई। उनके शौहर की बहुत बड़ी कोठी थी और इसे छोड़कर वो यहाँ पे भला क्यों रहती। अब वो पोर्शन हम लोगों ने किराए पर दे दिया था। जूं जूं मेरी शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मेरा दिल जरा जरा सी बात पे भर आ रहा था, और अब तो मुझे अपनी बिल्ली शिद्दत से याद आने लगी थी। तभी एक दिन जब शादी में कुछ दिन रह गए थे तो मैंने अपनी बिल्ली को अपने कमरे में देखा। उसे देखकर मैंने खुद के साथ लिपटा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उससे कहने लगी कि तुम कहाँ पर चली गई थी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। ये कहते हुए मैंने उसे बिस्तर पर रखा और अपने आंसू पोंछकर कहने लगी कि आइंदा कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तभी देखते ही देखते वो बिल्ली एक इंसानी ह्योले में बदल गई थी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि बिल्ली की जगह एक नौजवान शख्स मेरे सामने बैठा था। वो मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देख रहा था। मैं हक्का बक्का होकर उससे देख रही थी। अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने डरते डरते उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब वो अपने गंभीर आवाज में कहने लगा कि मैं तुम्हारे स्कूल के पुरस्कार कमरे का रिहायशी हूँ। तुम मुझे अच्छी लगी थी जब भी मैं तुम्हारे साथ इस घर में आ गया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, हर वक्त तुम्हें महसूस करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर इस बिल्ली के रूप में रहने लगा। उसकी बात पर मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो कह रहा है वो सच है। ऐसा भला कैसे मुमकिन है? ये सब तो सिर्फ फिल्मों में होता है और किस्से कहानियों में होता है। हकीकत में ऐसा भला कहाँ होता है? मगर अब जो कुछ भी मैं देख रही थी इसे मैं झुठला भी नहीं सकती थी। वो एक जिन था और इस बिल्ली के रूप में ही मेरे पास रह रहा था। ये सब सुनकर पहले मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि मैंने जिन्नात के बारे में जो कुछ सुन रखा था उनके मुताबिक तो वो लड़कियों पर आशिक हो जाते थे और उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाते थे, उनकी शादी भी नहीं होने देते थे और उन लड़कियों की जिंदगी मुसीबत बना देते थे। कितनी ही लड़कियों को मैंने रोते हुए देखा था और तकलीफ दे जिंदगी गुजारते हुए देखा था। जब यही बात मैंने उससे कही तो वो कहने लगा कि मैं उन जिन्नात की तरह नहीं हूँ, मैं उनसे बहुत मुख्तलिफ हूँ। मैं एक मुसलमान जिन्सात हूँ और मैं कभी तुम्हें किसी बात पर तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा।
हाँ, मगर मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आएगी तो तुम मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मैं बेयकीन सी उसे देखती रह गई थी। अब इस बात को 10 साल का अरसा बीत गया है। आज भी जब भी मुझे किसी बात की कोई परेशानी होती है, कोई मुसीबत होती है, मैं जब भी उस जिनसात को पुकारती हूँ, वो फ़ौरन से मेरे इस मसले को हल कर देता है। और मैं हमेशा इस बात पर शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। हर एक चीज़ वो मुझे अता की जिसकी मैं काबिल नहीं थी, जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। यकीनन ये मेरे साथ मेरी माँ की दुआओं का सिला था कि मेरी ज़िंदगी आसानियों में कट रही थी। अम्मा को भी मैं हर महीने माकूल खर्चा भेजती थी, जिससे वो आस पास के रहने वाली गरीब औरतों में सदका खैरात कर दिया करती थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।